आदरणीय, मैं सीधा मंच ही कहता था कि ठीक रहेगा, आदरणीय बंशीधर जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज इस मौके पे ईश्वर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को और लंबी आयु दे, सुख शांति दे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर रिटायरमेंट होते हैं तो लोग सुहामणी करते हैं, लोगों को जिमाते हैं, और जिसको भी आज के जमाने में किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जानकारी होगी तो नूता देखे तो आदमी को मजबूरी मानना भी पड़ता है। उनका भी समय खराब, उनका भी आर्थिक नुकसान। तो और इस देश में रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत देश हित में काम करना चाहिए। चाहे आज मोदी जी खूब प्रयास कर रहे हैं, और भी चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बंशीधर जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, 10-20 आदमी मिलकर यदि चाहे कि देश आगे चले जाए तो कौन जा सकता। पर दिशा देश के, मोदी जी निर्देश देश के, लेकिन आपस से लोग भी थोड़ा बहुत सहयोग करा तब जड़े कोई देश के आगे प्रोग्रेस हो सके, यदि देश आगे बढ़ सके। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जीवन में थोड़ा इन बच्चों को शांत करो भाई, गुरु जी थोड़ा सा बोले नहीं आपसे, एक बार ध्यान से सुन ले 5 मिनट। जीवन में आदमी के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि जब आदमी इस धरती पे पैदा होता है तो उसका पहला पन्ना पे लिखा जाता है कि भाई इतनी बजे, इस तारीख को, इतनी मिनट, इतनी सेकंड में लड़का या लड़की पैदा होता है। स्वर्गवास हो जाता है तो उस पे लिखा जाता है इतनी बजे, इतनी मिनट, इस तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना, उस पे इस धरती पे पैदा होता है, जब से लेके आदमी का स्वर्गवास होता है उसके बीच में उसने क्या काम किया, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे लिखी जाती है। और बीच का पन्ना ऐसी चीज है कि वो कभी स्लिप नहीं होता, खत्म नहीं होता, ब्रह्मांड में घूमता रहता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि बीच के पन्ने की, आगे पीछे पन्ने की मैंने आपके बीच में उदाहरण दिया, और मैं ये निवेदन करता हूं और एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखता हूं इसका, कि बीच के पन्ने पे जैसे मान लो कोई परिवार में, गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपने शमशान घाट में जाते हैं और वहां खूब देर तक अपने बैठ जाते हैं, दाढ़ी बांध के 5 इधर, 4 इधर, 2 इधर, दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन वहां भी बैठे बैठे अपन चर्चा करते हैं। कोई भला आदमी हो तो अपन कहते हैं आदमी बहुत भला था, चला गया। और गांव के एक आधा आदमी ऐसा भी मिले, कोई अच्छा काम अपन करेगा नहीं करे, लेकिन बुरा नहीं करना चाहिए। और देश हित में हर आदमी का दायित्व है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं आपको निवेदन कर दूं, कोई ना और भी जल्दी जानकारी करनी हो बीच के पन्ने की, तो पंचायत को चुनाव आवे ना, एक फार्म भर दीजिए। चाहे चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, लेकिन सरपंच को फार्म लगा दीजिए। गांव धान बताओ 24 घंटा कमाने भी 7 पीढ़ी को रिकॉर्ड काट दे, दादो यान को, परदादो यान को, यान को, इनको वोट दे। अरे कोई भलो आदमी हो तो को बेटा हो ना, ये बात भी बहुत बढ़िया हो भाई, जो किसान सरपंच पड़ा ऐसे बात बीच का पन्ना पर लिखेड़ी हुई कि कुड़ काई करे कुड़ नहीं करे। हालांकि जिनके पिताजी अच्छा काम करके जाते हैं उनके बच्चों को भी उसका लाभ मिलता है, और जिनके पिताजी खराब करके जाते हैं तो उनके बच्चों को भी उनका नुकसान भुगतना पड़ता है। आप बैठे हो, घर में बैठे हो, स्टेट पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, अरे देखो वो जगह का पिताजी बढ़िया काम करे, वो लड़को गुजरे तो आवाज दोगे, आजा भैया चाय पी ले, तेरा पिताजी बहुत बढ़िया, गाँव में बहुत बढ़िया काम करता भैया, बहुत सरल आदमी। और वो कोई खराब पिताजी है, लड़को नहीं करेगा जरा गांव मुंडो फेंडे करो तो वो बदमाश को बैठना, तो उनको भी उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में अच्छा काम करना चाहिए, देश हित में भी काम करना चाहिए। मैं आपको देश हित की एक बात बता रहा हूँ, कौन देखो जिन्होंने इतिहास पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लेना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चाइना और जापान के बीच में पुल बना हुआ था, मार धाड़ पूरे विश्व में सब जगह गोली बारूद हो रही थी।
और उसका जापान की तरफ से उसके कंपनी कमांडर मेजर साहब थे। वो उस जमाने में ये मिसाइलें तोपें कम होती थी, जमीनी साधन होते, तोप लेके जानी थी। जैसे ही पुल के पास पहुंचे तो वो पुल टूटा हुआ मिला, पास में ही गांव था बड़ा। मेजर साहब वहां मौके पे गए तो गांव में जाकर के गांव वालों को कहा, भाई देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जापान का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, आदमी भी लूले लगड़े पैदा हुए थे, अमेरिकन बम गिराए थे, सबको पता है। लेकिन मेजर साहब ने कहा कि भाई मुझे तोपे लेके इधर से उधर आधे पौन घंटे में जाना है, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है। तो गांव वालों का बताओ, बोले आप सबको शहीद होना पड़ेगा। गांव वालों का हम तैयार है। तो गांव वालों को कहा इसमें खड्डा जो है आप आ जाओ, गांव वाले इसमें सोते जाओ, एक आदमी पे एक आदमी गड़ा गड़ इस खड्डे को भरो और मैं आपके ऊपर से तोपे निकालूंगा। एक लड़का लाइन में लगा हुआ, तो मेजर साहब ने उसको देखा, तेरी उम्र क्या है? बोले मेरी 17 साल। परिवार में कौन है? बोले एक माँ है मेरी। और माँ को जाकर के कहा, माँ आज मैं तेरे कारण से देश के काम में नहीं आ रहा हूँ, मैं शहीद होना चाहता था देश के। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने ऐसा कौन सा क्या कर दिया? तो उसने कहा, मेजर साहब में लाइन में लगा हुआ था, पूछा कि परिवार में कौन है? तो मैंने बताया मेरी माँ। तो उन्होंने कहा, जा माँ की सेवा कर। उसकी माँ ने उठाया, जहर खाया, मुंह में जहर लेकर के अपने बेटे को कहा, जा बेटा तेरे मेजर को बोल दे अब मैं इस धरती पे नहीं शहीद हूं देश के लिए। वो लड़का वहां से गया। मेजर साहब ने उसको देखा, फिर आ गया। तो मेजर साहब मैंने मेरी माँ को बताई, आपने जो कहा, तो मेरी माँ ने उठा के जहर खा लिया, वो इस धरती पे नहीं, मैं शहीद होना चाहता हूँ। उस गांव के वो लड़का भी शहीद हुआ। 80% लोगों के इतिहास में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, कोई भाषण नहीं है। 80% लोग शहीद हुए उस गांव में। आज भी जापान कहाँ है, उस टाइम पे कहाँ चला गया था, अनाज तो बाद की बात है, पैदा होना बंद हो गया था, आदमी लूले लगड़े पैदा होने लगे थे। आज वही जापान है जो विश्व में तकनीम है और क्या में बहुत सी बातें ऐसी है जिसके अंदर सबको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी न किसी रूप में आदमी को देश के प्रति कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं आपको एक मेरी खुद की घटना बता रहा हूँ। वो पोलैंड गया था आज के 27 साल पहले। रशिया का टुकड़ा है, रशिया पहले एक था, आज कंट्री बन गई अलग अलग। पोलैंड में जिस परिवार में हम रात को रुके और सुबह लेडीज वो जिस परिवार में रुके थे वो हमारे को घुमाने के लेके जा रही थी, रोड पे चल रहे थे। मेरे को तो अंग्रेजी वगैरह नहीं आती, लेकिन मेरे एक मित्र है वो मेरे साथ थे, उनके ही वो कपड़े वपड़े का व्यवसाय था, तो वो मेरे साथ उनके परिचित थे। सुबह उठ के गाड़ी में चले और जब हम मेन रोड पे चलने लगे हाईवे पे, तो एक लिंक रोड पे उसने गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमा के 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में एक पेट्रोल पंप था, उसे तेल लिया, उसी रोड से वापसी मेन रोड पे आ गया। जब मेन रोड पे चलने लगी तो एक पेट्रोल पंप मैंने देखा, पेट्रोल पंप पे इतनी दूर अंदर जाने से समय खराब करना क्या मतलब है? तो उन्होंने पूछा, उसको कहा कि ये क्वेश्चन कर रहा है सर, क्या मामला है, क्या बात है? तो उस लड़की ने क्या कहा, उसने कहा वो अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और ये जो बाहर पेट्रोल पंप है ये चाइना का, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। जब देश प्रोग्रेस करता है, 27 साल पहले मैं जब गया था, ये हालत मैंने मेरी आंखों से देखी है पोलैंड में, कि वह रोटी तो बनती ही नहीं है, ब्रेड वगैरह होती है। जैसे ब्रेड भी जैसे सरकारी आदमी बांटते थे, लाइन लग करके उसका नाम लिखते थे, एंट्री करते थे, और बाकायदा उसको एक ब्रेड का पैकेट दे दिया तो 3 दिन तक नहीं देते थे। कई बार जैसे मेरे खुद की देखी हुई बात बता रहा हूँ, जैसे ब्रेड खत्म हो गई, 10-5 आदमी बच गए तो भर जाते थे भूखा में, ब्रेड नहीं मिलती थी खाने के लिए। आज वही पोलैंड है जो 27 साल में इंडिया से ऊपर करेंसी। तो जहां इस प्रकार की देशभक्ति होगी उस देश को कौन रोक सकता है? आज अपना 132 करोड़ का देश है, इस देश में यदि अपन 10-10 मिनट भी तय कर ले कि अपन को देश के लिए देनी है, तो अपना देश विश्व में सबसे टॉप हो सकता है, सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। लेकिन अपन जब तक ये भावना अपने में नहीं होगी, जब तक मैं समझता हूँ आगे देश नहीं बढ़ सकता। अपने देश का बहुत बुरा हाल है, जातिवाद पे जब तक वोट पड़ेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेडीज बारी निकालता है। आज ये स्थिति है कि अपने कचरा अंदर तो साफ कर लेंगे और गली के अंदर डाल देंगे, तो गली के अंदर कचरा डालने से अपन बस मुड़ जाएंगे, कोई सूच में भी नहीं बचेगी। वो
कचरा डाला, 2 दिन के अंदर वो उसमें कीटाणु फैलेंगे, 2-3 दिन बाद में उसमें से जर्म्स पैदा हो जाएंगे। 3 मीटर तक की उम्र 100 साल है, 50-60 साल में उसको जाना पड़ेगा। तो ये अपने बच्चों के लिए तो अपन करें, अपने लिए भी नहीं करते, उनका तो ध्यान दें। तो ये सब मैं समझता हूँ देश हित के लिए भी कुछ न कुछ आदमी को करना चाहिए। एक बात आपको और सुना रहा हूँ, देश हित की, हाँ सिर्फ झूठ की बात बता रहा हूँ। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, और उसको कोई गांव वाले जैसे मानो उसके एरिया के कंट्री के आदमी ने कह दिया कि हमारा प्रधानमंत्री पागल है। तो पुलिस वाले आए, उसको उठा के ले जाके टेक दिया, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर सदस्य जो होते हैं सबने बाल घोड़ा किया है, पागल कहने से प्रजातंत्र में ऐसी कौन सी धारा है जो पुलिस में बंद कर दिया उसको। तो वो सुनता रहा, उसके लास्ट के अंदर प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोला, आज अपने में उनमें कितना बड़ा फर्क है, इस फर्क को नापने की आवश्यकता। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं पागल तो हूं, लेकिन इसने अन्ना में पागल मेरे को करने से इसको बंद किया। इसलिए ऐसे टाइम पे पागल बता दिया, बाकी की दूसरी कंट्रियों को पता चलेगा कि हमारा प्रधानमंत्री इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पागल है, तो देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसने गलत समय पे कहा, इसलिए उन्होंने इसको बंद किया है। लास्ट में उसने कहा जो सुनो कि मैं पागल तो तो गलती स्वीकार की। आपने कहा को पूछ पकड़ ले बस भी 10 होकर खा जाए। तो जब तक ये पैदा नहीं होगा, जब तक अपने में ये भावनाएं नहीं आएगी, जब तक अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देश हित में भी करना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने और दे रहा हूं, उदाहरण नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आज के 12-13 साल पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा जी गुजरों ने आंदोलन किया, रेल की पटरियों को पाट दी, 72 आदमी अपने मार लिए, 10-20 आदमी पुलिस के खाया। वसुंधरा जी का राज को पलटी किया, कांग्रेस का राज बढ़ गया। आरक्षण मिल गया कि वसुंधरा जी का चला गया, कांग्रेस का चला गया। दोबारा वसुंधरा जी का टाइम पूरा हो गया, आज तक मिल गया क्या आरक्षण? ये प्रजातंत्र देश है, इसमें कभी भी किसी को करना है तो मुंडी गिरा होगा, धरने पे बैठ जाए। उनका स्वाद उगाड़ दिया, कितनी लूट खसोट इस देश अपने राजस्थान में करता रहता। अब इसको पुलिस ने टपका दिया तो सारे ठाकर पकड़ी बांध के वहां पहुंच गए, वहां को ठाकर। ऐसे करने से देश आगे बढ़ जाएगा। जो गुंडे बदमाश है उनके साथ अपन 2 तारीख की जो घटना हुई है, कोई अच्छी घटना है क्या? सरकारों के पास कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है। सरकार अपने पे टैक्स लगाती है, उससे बस खरीदती है, उससे ट्रेन खरीदती है, उससे पानी लाती है, उससे रोड बनाती है। अरे अपन अपने पैसे का, अपनी सिस्टम का नुकसान करते, इतना बड़ा नुकसान जिसको देश को पूरे को झेलना पड़े। हर पे हर आदमी पे टैक्स लगता है, आप टैक्स देते हो, गलती करने वाला ये आदमी, ये कौन सा तरीका है? इसलिए प्रजातंत्र में मुंडी गिरानी चाहिए, अपनी बैठ करके बताना चाहिए। धरना देना कोई बुरी चीज नहीं, बैठना कोई बुरी चीज नहीं, आंदोलन करना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन शांति प्रिय आंदोलन हो, उसको सफलता मिलती है। जाटों ने आरक्षण लिया ओबीसी, एक दिन मुझे एक अखबार बता दे कोई कि उसमें कोई ये हो कि उसने केड़ा उठा के खा गया। 3-3 लाख लोगों की मीटिंग की, सीकर में की, झुंझुनू में की, जयपुर में, विद्याधर नगर में मीटिंग की, लेकिन उन्होंने एक केड़ा किसी का उठा के नहीं खाया, शांति प्रिय आंदोलन किया। आज ओबीसी के अंदर घटे और आरक्षण लेके। तो शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए कौन मना करता है? करो, अच्छी बात। तो इसलिए मैं आपको सबको यही प्रार्थना करता हूं कि जीवन में आदमी को देश हित में भी काम करना चाहिए। कम करे बेसी करे, लेकिन करना चाहिए। किसी के लड़की की शादी है, अरे एक आदमी वहां जाकर के तो बर्तन उठाने वाला, नाली साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा होता। आज आप गांव में कितनी गलियां हैं, सबको पता है, कोई 1 रोड होगी, 2 होगी, 3 होगी। यदि 2 आदमी तय कर ले कि आज इस रोड को हमको साफ करना है, नाली साफ करनी है, बुआरी काटनी है, सारा गांव उनके गेल हो जाएगा, सारा गांव उनकी जय बोलने लग जाएगा। कितने बढ़िया आदमी है देखो, जो इस प्रकार से जो नालियां साफ कर रहा है, ये कर रहा है। और गंदगी साफ, तो एक बात बता दूं, माँ जब पैदा करती है, सब माँ के पैदा हुए हैं, किसी अपनी अपनी माँ जब पैदा करती है, बच्चा मेच्योर नहीं होता, बच्चा जब पैरों पर खड़ा नहीं होता, उसकी गंदगी साफ नहीं करती है। काम करने में कौन सी बुराई है? घंटा आधी घंटा के लिए अपने देश हित में काम कर दिया, तो इससे बढ़िया कोई काम क्या हो सकता है? इसलिए मैं आप सब लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि सबकी जिम्मेदारी है, जहां मौका लगे थोड़ा बड़ा देश हित में भी काम करना चाहिए। अब एक लास्ट बात, बच्चे स्कूल में बैठा हूं, इनके प्रति करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। मैं पहली बार नीमका थाने से एमएलए बने, एक स्कूल का उद्घाटन करने गए। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा चाय पीने हमारे घर चलना पड़ेगा। अब तो आपके श्री माधोपुर में आ गया बूजीवाड़ा, पहले हमारे नीमका थाना था, डिलिमिटेशन और श्री माधोपुर में आ गया। उनके घर की तरफ हम गए तो इतनी शानदार कोठी वहां पहाड़ों के अंदर, आदमी कल्पना नहीं कर सकता जैसे जयपुर में बड़े बड़े बंगले होते हैं, प्रकार का बंगला बना। गेट में घुसे तो 3 बड़ी गाड़ियां खड़ी, 20-20 लाख में। तो मैंने उनको पूछा, भाई आप क्या काम करते हैं? जब तक उनके पिताजी आ गए, बोले जी मेरे पिताजी। मैंने उनको पूछा, जी आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, प्रेम सिंह जी मैं तो ऐसी को हूं, बढ़ाया गया ईंट भट्टा पे पंजाब में मजदूरी करता है। उस आदमी के 4 लड़के, जिनमें से 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 उनके दूसरी उनके 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, कहने का मतलब परिवार में 8 गजटेड अफसर। एक ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाला आदमी 8 गजटेड अफसर बना सकता है। तो आप जो यहाँ जो अभिभावक विराजमान है, या बच्चे भी पढ़ने वाले सुन रहे होंगे, क्या नहीं कर सकते? जब एक बिल्कुल जीरो पे आदमी ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाला आदमी 8 गजटेड अफसर, आज उनके परिवार में 20-25 लाख रुपए राज के खजाने से तक आते हैं। पढ़ा लिखा आदमी यदि खेती बाड़ी भी करेगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 10 मण बीघा का होगा तो वो 12 मण नाच पैदा करेगा। नॉलेज होगा कब दवाई देंगे, कब पानी देना है, कब क्या करना। इसलिए सबको मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। कई बार लोग केकरा बढ़ा नौकरी तो मिले, अरे भाई विश्व जो है अब इतना सा हो चुका है, पहले बहुत बड़ा था, टेलीफोन ही नहीं मिलते थे 4-4 दिन। आज विश्व में किसी भी कंट्री में हर आदमी के मोबाइल है, बटन दबा के आप देख लें, सबको पता चल जाएगा कहाँ के। आजकल तो लोग दूरबीन लगाए से पैकेज है प्राइवेट सेक्टर में, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोई पैकेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के पैकेज है, पर ये जरूर है कि भाई पढ़ाई लिखाई थोड़ी बढ़िया ढंग से करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय ईश्वर जी को और ईश्वर जी के परिवार को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन गुन भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। सभी से निवेदन करूंगा कि आप जब भी अपना
याददाश्त वाला काम करेंगे, हमारे यादगार हो, कोई अच्छा खुशी का मौका हो, या किसी की पुण्यतिथि हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का नई नौकरी करने का काम हो, अपने अधिकारी का अपना बेटा बहन है मास्टर के दहेज के लिए पहले कहते मैं दहेज नहीं लूंगा, तो क्या कुछ तो लो दहेज में। तो उन्होंने ये कहा मेरा दहेज यही है कि आप जिस स्कूल में जाएं वहां 100 पेड़ लगाएं, वो अपना दहेज माना उसको। और वो मास्टर जी अपनी बेटी को जिसने दी है, अपने दूल्हे बना के ही है, जहां भी स्कूल में वो ढाणी के अंदर साफ सुथरा होगा, जिसका घर साफ सुथरा होगा, वहां अंदर घुसते अलग से अद्भुति महसूस होती है। इसके अंदर सफाई का अभियान के रूप के अंदर लेके आ रहा है। हर दुकान में कचरा पात्र मिल रहा है आपको, हर जगह बड़ा कचरा पात्र मिल रहा है, और टाइमली गाड़ी आती है शहरों में, और वो कचरा पात्र से अपना सबको बोल के सब घर वाले कचरा पात्र का सारा गंदगी उसके अंदर डालते हैं। और वो भी अलग अलग, हरा कचरा पात्र अलग जिसमें गीला होता है, नीला पात्र अलग जिसके अंदर सूखा कचरा होता है। ऐसा सिस्टम बना दिया उन्होंने कि आज कोई भी आदमी देखता तो गंदगी को पसंद नहीं करता। आज इसके कारण हमारे देश के अंदर जो विदेशी पर्यटक आते थे उनकी संख्या में इजाफा होने लग गया। पर्यटक कभी भी गंदगी पसंद नहीं करते। पहले अपन कहीं चलते थे, कोई कागज डालते थे, कोई कचरा डालते थे, उससे पहले अपन सोचते ही हमारा स्वच्छता का अभियान 100% सफल होगा। और उससे स्वास्थ्य से जुड़ा इसलिए है कि उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश को एक परिवार माना है, और परिवार के रूप में उज्ज्वल योजना लाए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये पहले भी दावे होते थे, किसी दिमाग में आती तो सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। जो पहले सब्सिडी लेते थे अमीर गरीब को भी सब्सिडी मिलती थी, अमीर को भी सब्सिडी मिलती थी, जब नेसेसरी करेगा था सब्सिडी वाला काम। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्यों अपनी का नारा देके जो सब्सिडी नहीं लेना था छोड़े, और वो छोड़े हुए सब्सिडी को आज हमारी 4 करोड़ माताएं बहनाएं बीपीएल, एससी, एसटी गरीब लोगों को वो सब्सिडी का पैसा के अंदर फ्री में मोदी जी के स्कीम के अनुसार फ्री में उनको गैस चूल्हा सब फ्री में दिया जा रहा है। ऐसे एक महिला को काम रोटी बनाते टाइम लकड़ी से कितने आंसू आते थे, स्वास्थ्य कितना खराब होता है। इसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये काम भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार एक समाज में, गांव में, देश में, हमारे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति हो गई थी, राजनीति फैलने की बात हो गई थी। वो क्या थी कि हमारे स्त्री और पुरुष या बच्चे या बच्चों का जो लिंग अनुपात था पहले से लागू था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस बात को नहीं समझा। उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस बच्चों की स्कूल फ्री में कर रखी है, और जो अच्छी बच्चे बच्चे स्कूटर और लैपटॉप भी उनको देते हैं। ये जिस देश में शिक्षित ज्यादा होंगे, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, नौकरी लगना जरूरी नहीं, अभी प्रेम सिंह जी बोले थे, लेकिन वो अपना हुनर उनके हाथ में जरूर रहेगा। जरूरी नहीं। कौशल योजना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चे हमारे खुद के कमाई खाना चाहते हैं उनको कौशल योजना के अंदर शिक्षित ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें पैसा नहीं लगता है। ऐसी योजनाएं हो रहे राजस्थान में यमुना जल बंटवारा 24 साल के अंदर कई दफा ये चीज थी कि हमारा पानी हरियाणा पी रहा, हमारे सारे प्रदेशवासी प्यासे मिल रहे हैं। उन्होंने पहल की, मोदी जी ने इसमें 20 में काम किया, और आज से 2 महीने पहले हमारा जो हरियाणा का जल बंटवारा था वो हो गया। उससे चूरू, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर तक पानी की समस्या खत्म हो में कह के आई थी बात कि हम आपको नहर का पानी पिलाएंगे। तो उन्होंने नहर का पानी के लिए पाइपलाइन बीकानेर से, लेकिन कांग्रेस के भी नागौर की जनता को मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं जो 2 साल हो गए वहां के प्रभारी मंत्री होते हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कांग्रेस का खाता नहीं खोला, क्योंकि पैसा समुद्र सामने पड़ा है, नहर सामने पड़े, हम प्यासा मर रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि आने वाले समय में हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी के रूप में वसुंधरा जी ने हमारे यहाँ पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था की। जो 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है वो भी है सरकार करेगी। जो नई सरकार काम नहीं करना चाहती है
वो काम नहीं हो सकता। इस अवसर पर मैं आदरणीय ईश्वर जी को धन्यवाद दूंगा और उनको मुबारक दूंगा कि उन्होंने 40 साल और 6 महीने 1 दिन की, वो बच्चा पढ़ाई में भी आगे रहेगा। खेल और पढ़ाई का संबंध होता है। आज शिक्षा के बारे में जो टीचर 3rd ग्रेड से भर्ती होता था वो 3rd ग्रेड में रिटायर हो जाता था, लेकिन अब की बार हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी स्कीम लाए कि प्रत्येक टीचर का प्रमोशन हो गया और प्रत्येक टीचर का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हुआ। और ये कौन सी योजना ऐसी लाई जिसके अंदर कोई भी टीचर हमें नहीं कहीं आया कि मेरे को यहाँ लगाओ, खुशी खुशी लाखों ट्रांसफर हो गए। एक भी आदमी ये नहीं कहा मेरे को क्या लगाओ। साल में 2-2 को ट्रांसफर हो गए, बाद में चले गए, 10 दिन में चले गए, भरतपुर धौलपुर चले गए। किसी ने नहीं कहा मेरे को क्यों भेजो। जो काम राशि से होता है, ऐसी योजना लाने से आज हमारे प्रत्येक स्कूल के अंदर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल हो, उसके अंदर पहले प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, सीनियर अध्यापकों उनका साथ दिया करते थे। आज प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी है, प्रधानाध्यापक भी है और अध्यापकों की कमी हो गई, तो वो भी हमने पूरी की है कि छोटे छोटे स्कूलों को बंद करके राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ट्रांसफर बाउचर देंगे। प्रत्येक स्कूल के अंदर आज बच्चों की संख्या बढ़ी है। मैं प्रत्येक स्कूल के अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्राइवेट स्कूल की तरह घर घर जाके प्रत्येक बच्चे के माँ बाप से मिलकर हमारे स्कूल में आप भेजो। ये संख्या बढ़ रही है, वो हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारी ढाणी के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षा जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर जी। आपने जिस प्रकार से स्वच्छता की बात की, तो वास्तव में भारत स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तभी समृद्ध होगा, समृद्ध होगा तभी यह भारत सशक्त भारत बनेगा। और इस भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। हमारे मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक जी, आप भी विराजमान हैं, आपके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करता हूँ। ईश्वर सिंह जी सामोता, जिनका ये सेवानिवृत्ति समारोह है, उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि इस विद्यालय प्रांगण में वाटर कूलर लगाने के लिए श्रीमान ईश्वर सिंह जी सामोता की ओर से 21,000 रुपए की धनराशि का सहयोग दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण मंत्री द्वय को भगवा साफा पहराया जा रहा है। भगवा रंग वास्तव में त्याग का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और हमारी आन बान और शान का प्रतीक यह रंग। जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं तो संभाली ही हैं, इसके अतिरिक्त इस विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 51 कुर्सी टेबल देने की भी आपने घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सुभाष जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि जब व्यक्ति समाज से कुछ लेकर सक्षम बनता है तो उसका जीवन सार्थक तभी होता है जब वो इस समाज को वापस कुछ लौटाता है। और जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब इस प्रकार के भामाशाह यहाँ आते हैं और अपना कार्य निष्ठा के साथ करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान शीश राम जी को, आप मंच पर पधारें और अपना संस्थान अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान के प्रांत संयोजक श्रीमान अशोक जी का स्वागत करें, सम्मान करें। श्रीमान शीश राम जी, साथ ही में रक्षपाल जी धायल। मैं श्रीमान जवाहर जी सामोता से आग्रह करता हूं कि अपना संस्थान के जिला संयोजक श्रीमान डॉक्टर योगेश जी यादव का आप स्वागत करें, सम्मान करें। जवाहर जी सामोता। रामचंद्र जी एसबीएन कॉलेज वाले, आपसे आग्रह है कि हमारे यहाँ निवाई से पधारे हुए
श्रीमान राम सहाय जी वर्मा का आप स्वागत करें, सम्मान करें। तो जिस प्रकार से इस विद्यालय परिवार की व्यवस्थाओं के लिए दानदाताओं ने घोषणा की है, तो बंधुओं हमारे यहाँ दान का बड़ा महत्व है। और जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे और एक समय ऐसा आया कि जब राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर रुपया पैसा गहना। इस प्रकार के भामाशाहों की परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये प्रेरणा हमारे हृदय में विराजमान रहे। जब हम सक्षम हो तो इस समाज से जो कुछ लिया है वो इस समाज को देने का भाव भी मन में सदैव बना रहे, तो वास्तव में हम सच्चे इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। हम मानव बनने की ओर अग्रसर तभी हो सकते हैं जब हम स्वयं के अतिरिक्त इस समाज, राष्ट्र और देश के लिए कुछ न कुछ कार्य करने का जज्बा हमारे हृदय में हमेशा इस प्रकार की ज्योति जलाए रखेंगे कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जो पौधारोपण का संकल्प लिया गया और उस संकल्प को फलीभूत किया गया, यह संकल्प अपना संस्थान के माध्यम से, अपना संस्थान की प्रेरणा के माध्यम से किया गया है। ये अपना संस्थान क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, इन सब बातों पर विचार व्यक्त करने के लिए एवं अपना संस्थान एवं पर्यावरण और प्रकृति की जानकारी रखने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपना संस्थान के प्रांत संयोजक श्रीमान अशोक जी शर्मा को। श्रीमान अशोक जी शर्मा, आप दासी महानुभाव उपस्थित इस गांव के, इस क्षेत्र के श्रेष्ठ नागरिकगण, माताएं, बहनें एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सब यहाँ अपना संस्थान के तत्वाधान में पौधारोपण के कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हैं। मैं ईश्वर सिंह जी और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा एक भव्य कार्यक्रम अपनी सेवानिवृत्ति पर आयोजन किया। हम सब जानते हैं, हम राजस्थान के निवासी हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि विश्व के इतिहास में लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, लेकिन यदि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यदि किसी ने कुर्बानी दी है और इतिहास में जिनका नाम आता है तो वो एक नाम आता है केवल राजस्थान का, और राजस्थान में भी जोधपुर का खेजरली ग्राम का। वहां के राजा अभयराज सिंह जी 1730 में उन्होंने पेड़ काटने का आदेश दिया था किसी प्रयोजन से, तो उनके सैनिक पेड़ काटने के लिए खेजरली ग्राम में गए और पेड़ काटना प्रारंभ किया। तो वहां की एक महिला, बहादुर महिला जिसका नाम था अमृता देवी, उसने उन सैनिकों को चुनौती दी कि तुम पेड़ नहीं काट सकते। ट्रीज टू बी गॉड ऐसे कहते हैं, वृक्ष देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जिनको हम देवता कहते हैं, उन देवताओं की रक्षा करने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। राजा दशरथ ने भी देवताओं की रक्षा करने के लिए गए थे और कैकेयी उनके साथ थी। उसी उदाहरण को चरितार्थ किया अमृता देवी ने। उन्होंने सैनिकों को कहा, खबरदार, यदि तुमने पेड़ काटने का साहस किया और वह पेड़ के चिपक जाती है और वो सैनिक उस अमृता देवी को पेड़ सहित काट देते हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार हम गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दिया, लेकिन उनके 4 पुत्रों ने भी बलिदान दिया। उनके पुत्रों को दीवारों में सुनवा दिया गया स्वतंत्रता के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो उनकी 3 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां, वो भी बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटी और वो भी पेड़ के चिपक जाती है। और इस प्रकार से तीनों बेटियां भी पेड़ों की रक्षा करने के लिए शहीद हो जाती है। इतना ही नहीं, तो वहां गांव के 363 लोगों ने, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने संकल्प लिया है पेड़ लगाने का, 363 लोग पेड़ के चिपक जाते हैं और अपना बलिदान उन पेड़ों की रक्षा के लिए दे देते हैं। और जब राजा को इस घटना का मालूम चलता है
तो राजा बड़े दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं और उन्होंने पर्यावरण रक्षा करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, जीव हत्या करने के लिए वहां पे राज्य आदेश जारी करवाते हैं। आज भी बिश्नोई समाज, जोधपुर का समाज पर्यावरण प्रेमी है, वहां पर पेड़ काटना अपराध माना जाता है। इस प्रकार का जिन्होंने बलिदान दिया था, ऐसे बलिदान देने वाली महिला के नाम से यह संस्थान रखा गया, अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान। पर्यावरण नागरिक संस्थान का कहना है कि वास्तव में भगवान क्या है? भगवान अपने आप में पूर्ण शब्द है। भय का मतलब होता है भूमि, गय का मतलब होता है गगन और वह का मतलब होता है वायु और आ की मात्रा है अग्नि और नय का मतलब होता है नीर। 5 तत्वों से मिलकर के हम सबका शरीर बना है और 5 तत्वों से मिलकर के भगवान है, अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। हमने जब कार्यक्रम का प्रारंभ किया तो हमने द्वीप प्रज्वलन के द्वारा किया। हम सब बच्चों को जानकारी होनी चाहिए द्वीप क्यों प्रज्वलित करते हैं, पानी का लोटा क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि वायु तो साक्षात होती है, गगन साक्षात होता है, पृथ्वी साक्षात होती है, लेकिन 2 तत्व हमारे सामने विराजमान नहीं होते हैं। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और जल का लोटा मंगवाते हैं, जिसे 5 तत्वों के सामने हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे। और फिर इसके आगे जो शब्द बना हुआ भगवान की पूजा, तू यानी पूरी, जा यानी जानकारी। यदि हमको इन 5 तत्वों की पूरी जानकारी नहीं है तो हम भगवान की पूजा करने के योग्य नहीं है। पृथ्वी, भूमि के भी 4 पार्ट होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं तो लिथोस्फीयर, जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, जो बच्चे ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनसे आप पूछिए, उनके सब्जेक्ट है ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। पानी, जल जो है वो प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, वायु का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, इनका केवल हम संवर्धन कर सकते हैं, इनका केवल हम संरक्षण कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो हम इनकी रक्षा करने के लिए जब पेड़ अधिक से अधिक लगाएंगे तो 5 तत्व अपने आप ही संरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, 3000 रुपए का ऑक्सीजन प्रतिदिन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, पेड़ उसको क्या करते हैं, सोचते हैं। इतना ही नहीं तो जो साउंड पॉल्यूशन होता है, 50% साउंड पॉल्यूशन पेड़ क्या करता है, कम करता है। इसलिए हमें आज के दिन पेड़ों का महत्व समझना चाहिए। समय की मर्यादा को रखते हुए हम सबको संकल्प करना चाहिए कि मैं प्रतिवर्ष कम से कम 5 पेड़ लगाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम जाएंगे तो आज का ये उत्सव मनाना सार्थक होगा। मैं पुनः श्री ईश्वर सिंह जी को, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा भव्य आयोजन किया। धन्यवाद। भारत माता की जय। ईश्वर सिंह जी और अपना संस्थान तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के सभी ऐसे मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, इस मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित हम सब लोग आज वास्तव में आदरणीय ईश्वर जी के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। आज कार्य के लिए और अधिक समय लगेगा और शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। 1100 वृक्षों का आज वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, तो एक तरह से अपनी जो प्राचीन परंपरा, अपने यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था थी, तो अपने जब घर परिवार के अपने जिम्मेदारियों से अपने बच्चे जब परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेते थे तो लोग उस समय फिर सब कुछ छोड़कर समाज के काम के लिए आगे बढ़ते थे। माननीय ईश्वर सिंह जी सब कुछ छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी अब समाज के लिए जो विद्यालय में समय लगता था वो और अधिक सामाजिक कार्यों में उनका समय बढ़ेगा। और आशा करता हूं कि जितने समय तक भाई साहब ने यहाँ विद्यालय में पढ़ाया उतने ही स्वस्थ रहते हुए लंबी दीर्घायु के साथ समाज का भी कार्य करें। और सामने अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जाति वो स्वावलंबी हो जाते हैं, तो लोग समाज कार्य में अगर अधिक समय लगाएंगे तो वास्तव में अपने देश का चित्र ही अलग प्रकार का होगा। आज समाज क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है
उसी में अपना संस्थान एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। कैसा कैसा परिवर्तन होता है। मैं पहले उत्तराखंड में था, उस स्थान पर ऐसी स्थिति थी कि माताएं बहनें 25-25 किलोमीटर दूर से कई घड़े सिर पर रखकर पानी लाना पड़ता था। उन्होंने थोड़ा गांव को साथ लिया, ग्राम देवता की स्थापना की और धीरे धीरे आसपास के 100 गांवों को जोड़ लिया। बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि ऐसे 8000 तो उन्होंने गड्ढे खोदे जिसमें बरसात का पानी रुकता था। उसकी 8 बाई 8 गहराई भी 8 थी और लगभग गांव के लोगों के सहयोग से ऐसे आसपास के 100 गांवों में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए। लगभग 10 वर्ष बाद ही पानी की विकट स्थिति हो गई थी। पीने का भी पानी नहीं था। अपने राजस्थान के लोग देश भर में रहते हैं, ऐसे ही एक जोधपुर के वहां व्यक्ति पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या, हमारे यहाँ तो कई वर्ष तक भी बारिश न हो तब भी लोग परेशान नहीं होते, स्वावलंबन से और हिम्मत के साथ डटे रहते हैं, कम से कम पानी पीने की व्यवस्था तो रहती है। तो मार्ग में वृक्षारोपण करते हैं और चारों तरफ हरियाली और छाया भी हो गई है। तो एक आज का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है एक तरह से शुरुआत है। आज माननीय ईश्वर सिंह जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ आप सब लोगों के सहयोग से कि आगे अखंड रूप से चलती रहे। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। भगवान सूर्यदेव भी परीक्षा ले रहे हैं, धूप भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। पिछले 1.5 घंटे से आप लोग बैठकर सबको सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोग भी जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। वास्तव में इस सृष्टि में यदि कोई रत्न है तो वो जल है और अन्न है, और उस जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। वर्षा ऋतु में परमपिता परमात्मा की कृपा श्यामापात सरस्वती भगवती निशेष बोल हनुमान जी महाराज की जय। मंचासीन हमारे महात्मा जी शैलेंद्र जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता और सभी इंजीनियर, मंचासीन सभी अतिथि, छात्र छात्राओं, प्रबुद्ध नागरिक, बुजुर्ग या देश के भविष्य युवा होनी चाहिए। आज की समय और परिस्थिति को देखते हुए एक छोटा सा हम आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा वाकया। आज से 12-13 वर्ष पहले नासिक के अंदर में, उज्जैन के अंदर में स्वामी अवधेशानंद जी जूना पीठाधीश्वर बाहर से बुलाए हुए वैज्ञानिकों से उन्होंने समिट किया था। वहां हम लोग भी गए थे। तो वहां सुना, वो सुन करके बड़ा ताजुब लगता है। वो वैज्ञानिक कम से कम 250-300 वैज्ञानिक उन्होंने बुलाया था और समिट किया। पानी का ही लड़ाई आने वाला समय, यही सबको दिख रहा है कि पानी का ही लड़ाई होगा। ये एक सबसे उत्तम काम ईश्वर चंद्र जी ने जो किया है, ऐसे एक प्रेरणा है। हर आदमी अगर ऐसा सोचे देश के लिए, समाज के लिए, तो हम परेशानी से जूझे ही नहीं है। हम आध्यात्मिकता से कोसों दूर जा रहे हैं, हर घर में अशांति फैलती जा रही है। इन सबका मूल कारण यही है, धर्म हुआ तो अंति धर्मो रचित रहता है। मरा हुआ धर्म ही मनुष्य को मार रहा है। जय भारत। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो,
नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले। Chopin come दे, खाने दे, रहने दे। Ahora conmigo, tú baila para hoy por el resto del día. Te movidas, más problemas, lo que sea. Salud, baila, baila. चख ले, हाँ चख ले, ये रात शहद है, चख ले, रख ले, हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है, रख ले। काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना, काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है, कह दे, हाँ कह दे, अब आँख झुकी है, कह दे। ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन, दो दो हीरे हैं क्या। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सरी वाले नीले